हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मेरा नाम है रजनीश और मेरे रजनीश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं मानव भूगोल के सिद्धांत चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रिया, इसका अध्ययन करेंगे। किंतु जो है आज मैं आप लोगों को एक पंक्ति भी सुनाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मोटिवेटेड है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी पंक्ति, ठीक है। रोज स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, रोज सपने देखने से ज़िंदगी नहीं बदलती। इसलिए शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो। शख्स तो एक दिन दुनिया से चला जाता है, लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। हर रोज तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, उठिए और अपने मनचाहे सपने को पूरा कीजिए, या तो सोते रहिए और अपने मनचाहे सपने को देखते रहिए। जितनी जल्दी हो सके तो पहला रास्ता चुनिए। अगर आपने देर कर दी तो जिंदगी भर आप पछताएंगे और अपने मन मार कर दूसरों के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। यह बात हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। हर महान व्यक्ति पहले साधारण ही होता है। हर इंसान एक दिन बेरोजगार था, हर मालिक एक दिन नौकर था, और हर खिलाड़ी एक दिन स्टूडेंट था, और हर स्टार एक दिन कुछ नहीं था। फिर आप क्यों डरते हो? इतनी मेहनत करो, और तब तक करो जब तक कि आपका मजाक बनाने वाला आपकी प्रशंसक ना बन जाए। अरे सिर्फ सांस चलती रहने दो, जिंदगी नहीं। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में कुछ उम्मीदें भी होनी चाहिए। किसी ने खूब ही कहा है, दिल हमेशा किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल ही बनाकर छोड़ेगी। जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो बोलना कम करो और सुनना सीखो। सोचना कम करो, एक्शन लेना सीखो। शिकायत करना कम करो, मोटिवेटेड रहो। शक करना कम करो, खुद पर विश्वास करना सीखो। दुकान से कोई मनचाहा सामान चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मनचाहा जीवन हासिल करने के लिए मेहनत रूपी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जो इंसान बिना मेहनत के सिर्फ भगवान से मांगता रहता है, उसे सिर्फ उतना ही मिलता है जितना भिखारी को भीख। इसलिए कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। कमजोर होते हैं वह लोग जो शिकायत किया करते हैं, वरना उगने वाले तो पत्थर को भी चीर कर भी उगा करते हैं। जब भी आपका हौसला आसमान तक जब भी आपका जो हौसला जो है तक जाए आसमान तक जाए, तब याद रखिएगा कोई ना कोई आपके पर काटने जरूर आएगा। ये कड़वा सच है कि जहर में उतना जहर नहीं होता जितना आजकल लोग अपने दिलों में दूसरों के लिए रखते हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए, आपको सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता। दोस्तों, जिंदगी का एक ही नियम है, कभी हार मत मानो और बढ़ते चलो। और हमेशा यह बात याद रखें कि इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए जो है ये मेरी पंक्ति थी। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना, ठीक है। तो आज हम जो है अपने चैप्टर को जो है शुरुआत करते हैं। इसमें हम जो चैप्टर का जो पढ़ने वाले कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, जैसे आखेट एवं भोजन संग्रह, चलवासी पशुचारण, वाणिज्यिक पशुधन, कृषि एवं कृषि के प्रकार पढ़ेंगे हम यहाँ पे, खनन जो है पढ़ेंगे, और भूमध्य सागरीय कृषि का भी अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो चलो अब हम जो है अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला जो प्रश्न बनता है, आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जिनसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है। आर्थिक क्रियाकलापों को चार भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। यह बात आप लोग याद रखना। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या होता है? प्राकृतिक पदार्थों से अपना जीवन यापन करना ही आपको जो है जो अपने प्राकृतिक पदार्थों से जीवन यापन करना प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। या फिर आजीविका प्राप्त करना, यानी जीवन जीने का तरीका, ठीक है। यानी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राकृतिक पदार्थों से आजीविका प्राप्त करना प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। लाल कॉलर श्रमिक, प्राथमिक कार्य में लगे हुए लोगों का कार्यस्थल जो होता है वो घर से बाहर होने के कारण इन्हें जो है लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं, ठीक है। विश्व के प्राचीनतम क्रियाकलाप कौन से? तो पहला आखेट, दूसरा संग्रह। आखेट का मतलब तो शिकार करना, पशुओं को मारकर जो है उसके भोजन को जो है उसके मांस को जो है भोजन के रूप में ग्रहण करना और उसकी खाल को वस्त्र के रूप में पहनना। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, जंगलों से प्राप्त उत्पादन, फलों और फूल, कंदमूल आदि को इकट्ठा करना और उसको भोजन के रूप में प्राप्त करना ही संग्रहण कहलाता है, ठीक है। आज जो है मेरे को थोड़ा काम है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जो है इसको जो है आप जो है मैं जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को जो है क्लियर कराने की कोशिश प्रयास कर रहा हूँ। तो आप जो है मेरे साथ जो है लगातार जो है इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न बनता है वो आपका बनता है, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं और इसकी विशेषता बताएं। यह प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसमें पशु चालक अपने पालतू पशु के साथ जो है जल एवं चरगाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
किसी तलाश में जल एवं चारागाह की तलाश में जो है पशुपालक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जानवरों के साथ जो है जाता है। चलवासी पशुचारण शीत ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर और गर्मियों के क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम से मैदानी से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ऋतु प्रवास करते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे जब शीत ऋतु की बात आती है, शीत ऋतु में क्या करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है, शीत ऋतु में क्या करते हैं, जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर आते हैं, ठीक है, शीत ऋतु में। और जब गर्मी का जब मौसम होता है, ये मैदानी क्षेत्रों से प्रवास करके जो है पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। इनके निश्चित चारागाह होते हैं, इनमें जानवर जो है प्राकृतिक घासों पर निर्भर होता है। इनके क्षेत्र कौन कौन से है, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, टुंड्रा प्रदेश एवं मंगोलिया तथा चीन, इनके जो है मुख्य प्रदेश है। आगे प्रश्न बनता है, भारत में प्रवासी पशुचारण के कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो है प्रजातियां पाई जाती है, जैसे गुज्जर हो गया, बकरवाल हो गया, गधी हो गया, भूटिया हो गया, ये आप लोग याद रखना। चलवासी पशुचारण के सीमित होने के कारण बताइए। भाई ये जो चलवासी पशुचारण है, इनकी जमीन जो है वो सीमित क्यों हो रही है। तो पहला जो कारण है वो राजनीतिक सीमाओं को बढ़ना। जहाँ जो है पहले क्या था, राजनीतिक सीमाएं जो थी, जमीन की जो सीमा थी वो कम थी, अब जो है धीरे धीरे सीमाएं जो है बढ़ने लगी, इसीलिए उनका जो क्षेत्र भी जो है कब्जा हो, मतलब उनका क्षेत्र भी जो है मतलब मनुष्य जो है इस्तेमाल करने लगा, ठीक है, यानी राजनीतिक सीमाओं का बढ़ना। दूसरा है जो है इसमें नई बस्तियों का बसना। भाई जब नई बस्तियां बस जाती है तो वहाँ पे जो है घास फूस जो होते हैं उसको जो है हटा के जो है वहाँ पे मकान बन जाते हैं, जिसके कारण जो है जो आपके चलवासी पशुचारण है उनके स्थान भी क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है आपका, वाणिज्यिक पशुधन पालन की विशेषता बताएं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वाणिज्यिक पशुधन पालन होता क्या है। तो वाणिज्यिक पशुधन पालन व्यापार के उद्देश्य से प्रभावित होकर किया जाता है। किसके उद्देश्य से किया जाता है, व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है पशुओं को जो है बड़े बड़े फॉर्मों में पालते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, इन सबको पालते हैं। और इनसे जो है क्या क्या मिलता है, उन लोगों को दूध हो गया, मांस हो गया, और इनसे खाल भी मिलता है। और इनको जो है वैज्ञानिक ढंग से वो इकट्ठा करते हैं, संसाधित करते हैं और डिब्बों में बंद करके विश्व के अलग अलग बाजारों में बेच दिया करते हैं, यानी निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। अगला जो पॉइंट है इसमें, वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं के प्रजनन और रखरखाव एवं स्वास्थ्य एवं सुविधा पर अधिक पूंजी खर्च होती है, यानी निवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी इनके जो है रखरखाव पे भी खर्चा होता है। वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और यूएसए आदि, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न बनता है, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। निर्वाह कृषि ये वह पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही कृषि करता है, यानी उसको अपने परिवार का जो है पेट भरने के लिए जितने अनाज की जरूरत होती है उतने ही अनाज का वो उत्पादन करता है। इसी को हम निर्वाह कृषि कहते हैं, यानी अपने जीवन बिताने के लिए जितने खाने पीने की जो इसको जितना जरूरत है उतने का ही वो उत्पादन करता है। इसके दो प्रकार है, एक आदिकालीन निर्वाह कृषि और एक गहन निर्वाह कृषि। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि से प्रश्न बनता है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं का वर्णन करें, या फिर झूम कृषि की विशेषता का वर्णन करें, या फिर क्वेश्चन बनता है और में दे सकता है आपको कर्तन या फिर दहन कृषि की विशेषता का वर्णन करें, या फिर प्रश्न दे सकता है स्थानांतरित कृषि की विशेषता का वर्णन करें। ये चारों जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों आपके, चारों एक ही प्रश्न है, ठीक है, अलग अलग प्रश्न नहीं है, चारों एक ही प्रश्न है, ठीक है। इसको देख के आप कभी भी जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है, चारों के चारों जो प्रश्न है एक ही है। अब इसके आंसर की ओर चलते हैं। प्रश्न मैंने यहाँ पे दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैंने इसके आंसर भी लिख रखा है। तो आंसर क्या है, पहली बात तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। दूसरी बात, आदिकालीन निर्वाह कृषि में किसान जो है किसी क्षेत्र के पेड़ पौधों को जला के यहाँ पे जो है 3 से 5 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, 3 से 5 वर्षों तक खेती किया करते हैं। और जब यह जमीन बंजर हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, इसी को हम झूम खेती कहते हैं। यानी पहले वो किसी जो है जमीन को साफ करके पेड़ पौधों को जलाकर वहाँ पे खेती करते 3 से 5 सालों तक, और फिर जब वो जमीन बंजर हो जाती तब वह उस क्षेत्र को छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र पर चले जाते हैं, स्थानांतरण कर जाते हैं, तो इसी को हम झूम खेती कहते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि में परंपरागत प्राचीन औजारों का प्रयोग करते हैं, जैसे कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया। परंपरागत काफी ज्यादा प्राचीन समय में जो हम लोग औजार यूज करते थे उसी का जो है इसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। आदिकालीन निर्वाह कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, इसमें व्यापार के उद्देश्य से नहीं की जाती है खेती। यह कृषि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जैसे अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। भारत में इसको झूम खेती कहा जाता है,
ठीक है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है और मलेशिया एवं इंडोनेशिया में इसे लादांग कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसके नाम है, तो ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गहन निर्वाह कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताएं या फिर वर्णन करें। गहन निर्वाह कृषि क्या होते हैं? यह कृषि विश्व के बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह निर्वाह कृषि में मानव श्रम को महत्व दिया जाता है। इसमें परिवार के सभी सदस्य जो है कृषि कार्य में लगे होते हैं। जनसंख्या घनत्व के अधिक होने के कारण खेतों का आकार क्या होता है? इसमें छोटा होता है। यह कृषि मानसून एशिया के देशों में की जाती है जो कि घने देश है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। इसमें 4 पॉइंट आप लोग बनाना। पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कि पहला पॉइंट बना, यह निर्वाह कृषि में मानव श्रम को महत्व दिया जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला भी लिख लेना पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में इसमें परिवार के सभी सदस्य कृषि कार्य में लगे होते हैं। जनसंख्या घनत्व के अधिक होने के कारण खेतों में आकार छोटा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट बनाना, यह कृषि यहाँ पे किसी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कृषि होगा, ठीक है। यहाँ यह कृषि मानसून एशिया के देशों में की जाती है जो कि घने देश है। अगला जो प्रश्न बनता है, वाणिज्यिक विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, तो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है कृषि, ठीक है। दोनों में अंतर है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है, विस्तृत होता है। इसमें प्रमुख फसल कौन सी होती है? गेहूं होती है, ठीक है। इसमें खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों से किया जाता है। किससे किया जाता है? यंत्रों से, मशीनों से किया जाता है। इसमें प्रति मजदूर के उत्पादन जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब अगर यंत्र यानी इसमें मशीनों का इस्तेमाल होगा तो उत्पादन भी क्या होगा? इसमें ज़्यादा होगा। इस प्रकार कृषि जो है वो यूरेशिया के स्टेप और उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र में की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोपण कृषि, तो रोपण कृषि किसे कहते हैं और इसकी विशेषता होता है? रोपण कृषि, यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया, यानी उन्होंने क्या किया है? अनेक भागों पर अपना कब्जा किया। उपनिवेशीकरण का मतलब होता है अगर कोई देश किसी देश को गुलाम बना लेते हो तो वो उपनिवेशीकरण कहलाता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। यूरोपीय लोगों ने जो है कई देशों को अपना गुलाम बनाया था और इसी गुलाम बनाया था, तथा रोपण कृषि की भी शुरुआत वहीं से हुई, ठीक है, उन्होंने की। प्रमुख फसलें कौन कौन सी? चाय, कॉफी, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास। विशेषता इसकी क्या है कि ये जो है कृषि जो विस्तृत क्षेत्र में की जाती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है, एकल कृषि है। यहाँ पे आप एक ही फसल बो सकते हो, एक के अलावा ज़्यादा फसल नहीं बो सकते, ठीक है। एक ही तरह की फसल आप बो सकते हो। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है इसमें। ब्राज़ील में इस कॉफ़ी का जो है बागान है जिसे फेजेंडा कहा जाता है। इसकी जो है क्षेत्र कौन कौन से जहाँ पे ये रोपण कृषि की जाती है? तो मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका। तो ये आप लोग याद रखना। अगला जो प्रश्न बनता है हमारा, मिश्रित खेती से। मिश्रित खेती किसे कहते हैं और डेयरी कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित खेती, जाहिर सी बात है इसके नाम से आपको पता चल गया है, मिश्रित खेती, जहाँ जो है आप पशुपालन और फसल दोनों एक साथ उगाते हो, यानी दोनों एक साथ आप लोग करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। मिश्रित कृषि विश्व के अधिक विकसित भागों में की जाती है। कहाँ की जाती है? जो विकसित भाग है वहाँ पे किया जाता है, जो विकसित क्षेत्र है वहाँ पे की जाती है। उदाहरण के लिए उत्तरी पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, इनमें खेतों का आकार मध्यम होता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है? गेहूं, जौ, मक्का, कंदमूल, ठीक है। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों किया जाता है, इसीलिए इसको मिश्रित खेती कहा जाता है। मिश्रित खेती क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इस कृषि में जो हम लोग जो है फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों ही करते हैं। प्रमुख फसल कौन कौन से, प्रमुख पशु इसमें कौन कौन से होते हैं? मवेशी होते हैं, भेड़ होते हैं, सूअर होते हैं। इसमें अधिक पूंजी लगती है और इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुशल कृषकों की ही जरूरत होती है, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं कृषक, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, इसमें भी जो है एक्सपीरियंस होल्डर की जरूरत होती है, ठीक है। डेयरी कृषि में दुधारू पशुओं को पाला जाता है, यानी दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है। पूंजी की भी इसमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? वो जो पूंजी होती है वो कहाँ पे खर्च होती है? इनके छप्पर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रखरखाव आदि पे खर्च होती है। डेयरी कृषि में दूध यानी दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों का प्रयोग के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है दूध निकालने में, उत्पादन करने में, तो उसमें भी जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। डेयरी कृषि में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। गहन श्रम का मतलब यहाँ पे जो है जो व्यक्ति जो है डेयरी कृषि कर रहा है तो उसके जो है परिवार के सदस्य भी उसमें उसकी जो है मदद करेंगे, उसी को जो है गहन श्रम कहते हैं, ठीक है। और ये जो है विकसित और विकासशील देशों में डेयरी कृषि की जाती है। इसका क्षेत्र, सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है और कनाडा और न्यूजीलैंड, यहाँ पे ये जो कृषि की जाती है। आगे जो प्रश्न बनता है आपका वो बनता है, भूमध्य सागरीय कृषि किसे कहते हैं और उसकी विशेषता का वर्णन करें। तो वह कृषि जो भूमध्य सागर के सीमावर्ती क्षेत्रों में की जाती है उसे हम भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं, ठीक है। यानी भूमध्य यानी बिल्कुल भूमि के बिल्कुल मध्य, ठीक है।
जो आपका भूमध्य सागर वाले जो आपका रेखा है, भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास जो क्षेत्र है उसी को हम भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं। और वहीं पे जो है जो कृषि की जाती है उसको हम भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। यानी भूमध्य सागर के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में की जाती है जो कृषि उसे हम भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होता है कि इसमें जो है खट्टे पदार्थों की कृषि की जाती है, जैसे अंगूर हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, जंजीर हो गया, ठीक है, आदि। शीत ऋतु में यह कृषि जो है यूएसए एवं पश्चिमी यूरोप की फल एवं सब्जियों की आपूर्ति करता है, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन से है? दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया से अटलांटिक तक फैला हुआ था। ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला था? दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला हुआ था। दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका के, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न आता है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या होता है कि इसमें जो है कृषक जो है अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जो है एक संस्था बनाकर कृषि करता है, जिसे हम सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि में किसान जो होता है खेत एवं फार्म उसके व्यक्तिगत होते हैं, यानी खुद के होते हैं, ठीक है। जब कुछ कुछ किसान मिलकर एक संस्था बनाते हैं जिसे हम सहकारी संस्था कहते हैं। यह संस्था किसानों को खेती करने में हर प्रकार से सहायता प्रदान करती है, चाहे वो खाद खरीदना हो, चाहे बीज खरीदना हो, तो उसमें सहायता उसको प्रदान करती है ये संस्था। या फिर उपज को जो है बेचने में भी सहायता इसको प्रदान करती है ये संस्था। इस प्रकार की जो कृषि होती है वो नीदरलैंड में अधिक की जाती है, बेल्जियम एवं स्वीडन में की जाती है। सिंपल सी सहकारी कृषि क्या होता है भाई, किसान जो होता है, किसान क्या होता है अगर उसे ज़्यादा लाभ कमाना है तो वो क्या करता है, एक संस्था बनाता है और उस संस्था के ही जरिए जो है वो कृषि अपना करता है। और वो जो संस्था है पूरी तरीके से जो है किसान की जो है मदद करती है हर रूप में, चाहे वो आपका खाद खरीदना हो या फिर बीज खरीदना हो या फिर उसके जो है उत्पादन को जो है बाजार में बेचना ही क्यों ना हो। तो इस हर तरीके से जो है ये जो संस्था होती है वो किसान की मदद करती है। तो ये बात आप लोग याद रखना। अगला जो प्रश्न बनता है सामूहिक कृषि। सामूहिक नाम से आपको पता चलेगा सामूहिक, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। इसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व संपूर्ण समाज होता है। यानी भाई जितना भी उत्पादन होगा उस पर जो है सभी पूरे समाज का अधिकार होगा। उस पर किसका अधिकार होगा? पूरे समाज का। और इसमें सभी लोग मिलकर जो है काम करेंगे, यानी सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार द्वारा इनकी उत्पादकता को निर्धारित मूल्य पर खरीदा जाता है सरकार द्वारा। और इस प्रकार की कृषि जो है सोवियत संघ में सफल रही। और सामूहिक कृषि में सभी किसान अपने संसाधन जैसे भूमि, पशु तथा श्रम को मिलकर किसी कार्य को करते हैं। सभी लोग जो है मान लो जिसके पास भूमि है, किसी के पास पशु है, किसी के पास मजदूर है, तो वो सभी जो है मिलजुल कर जो है खेती करते हैं और उस जो है खेती का उत्पादन जो है का लाभ जो है सभी जो है आपस में बांटते हैं, ठीक है, बराबर बराबर। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को जो है कोला खोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोवियत संघ में कोला खोज, ठीक है। देखो सोवियत संघ जो था इसकी स्थापना जो 1917 में हुआ था, ये जो बना था सोवियत संघ, ठीक है। 1991 के लगभग में इसका पतन हो गया। अभी जो ये सोवियत संघ जो है इसको रूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको रूस कहा जाता है। ये आप लोग याद रखना। क्या कहा जाता है इसको? रूस यानी रशिया, रूस यानी रसिया, ठीक है। तो सामूहिक कृषि की विशेषता बताएं, ये आप लोग बता दोगे, या फिर सामूहिक कृषि किसे कहते हैं या फिर विशेषता बताएं तो अच्छे से आप लोग ये लिख दोगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रक कृषि किसे कहते हैं? ट्रक कृषि किसे कहते हैं? तो विश्व के वह प्रदेश जहाँ सब्जियां उत्पादित की जाती है और वहाँ खेत से बाजार की दूरी रात भर में ट्रक द्वारा तय की जाती है, इसलिए जो है इसे ट्रक कृषि कहते हैं, ठीक है। मान लो कोई क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ सब्जियां उगाई और सब्जी वो रात ही रात में खेत से जो है बाजार तक ट्रक के द्वारा जो है भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसे जो है ट्रक कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसको ट्रक के द्वारा जो है भेज दिया जाता है रातों रात, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। अगला जो प्रश्न बनता है खनन किसे कहते हैं और खनिजों को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। खनन का अर्थ होता है भूगर्भ से बहुमूल्य पदार्थ बाहर निकालने जाते हैं, तो इसे खनन कहते हैं। यानी जब भूगर्भ से जब बहुमूल्य पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं तो इसे खनन कहते हैं, ठीक है। और इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन से? पहला भौतिक कारक है, दूसरा आर्थिक कारक है। भौतिक कारक किसी स्थान पर खनिज आवश्यक की उपलब्धता, गुणवत्ता और भंडारण का होना भौतिक कारक को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। भाई अगर किसी जगह पे आप खुदाई कर रहे हो वहाँ पे भंडारण का भी होना जरूरी है, ठीक है। वहाँ पे खनिज आवश्यक की उपलब्धता भी होना जरूरी है, और जो आप खनिज जो आप निकाल रहे हो उसकी गुणवत्ता भी होना जरूरी है, अच्छी गुणवत्ता भी होना जरूरी है।
तो ये कारण जो है उसको प्रभावित करते हैं, जो कि भौतिक कारक है। दूसरी बात करते हैं हम आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक के अंतर्गत जो है तकनीक, श्रमिक, यातायात आदि जरूरी है। अगर ये चीज़ें ना हो तो खनन नहीं हो सकता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। खनन करने के लिए जो है आपको तकनीक होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? तकनीक, ठीक है। दूसरा आपको श्रमिक होना जरूरी है, श्रमिक की आवश्यकता जरूरी है। और तीसरा यातायात भी जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो खनन होता है, खनन, तो खनन दोस्तों जो होता है दो तरीके से होता है। पहला धरातलीय खनन और दूसरा भूमिगत खनन, ठीक है। धरातलीय खनन, इसे विवृत खनन भी कहा जाता है, ठीक है। यह जो खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इसमें मनुष्य जो है खोदते हैं, खुद जो है खोदते हैं, इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। ये सुरक्षात्मक उपकरण में कम खर्चा होता है, ठीक है। और ये आप लोग जो है यहाँ पे मत लिखना, ये जो है मैंने दूसरे पॉइंट का लिखा है, दूसरे जो है पॉइंट का लिखा है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना धरातलीय खनन का। धरातलीय खनन को जो विवृत खनन भी कहा जाता है, सबसे सस्ता तरीका है। इसमें मनुष्य खुद खोदते हैं और इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता, मशीनों का इस्तेमाल। भूमिगत खनन, ये दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार तो खनन का ये हो गया, दूसरा प्रकार भूमिगत खनन, जिसको कुपकी खनन भी कहा जाता है या फिर पाइप खनन भी कहा जाता है। गहराई में स्थित खनिजों को निकालने में प्रयोग होता है। अगर मान लो कोई खनिज है जो कि बहुत ही ज़्यादा गहराई में है, तो हम भूमिगत खनन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी महंगा होता है और जोखिम बड़ा होता है। इसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो ये आप लोग याद रखना। आशा है कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी जो है पसंद आई होगी, ठीक है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे जो है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर जो है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।